हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित कुछ विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र रहे हैं। इनमें हम देखते हैं जो भारत में वैदिक विश्वविद्यालय हैं। भारत में वैदिक विश्वविद्यालय प्राचीन वैदिक शास्त्रों, दर्शन और परंपराओं से संबंधित ज्ञान के अध्ययन, संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित शैक्षणिक संस्थान है। ये विश्वविद्यालय वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें संस्कृत भाषा, वैदिक साहित्य, वेदांत, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, योग और वैदिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। वैदिक विश्वविद्यालय भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने और वैदिक विषयों में विद्वानों और चिकित्सकों का पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख वैदिक विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान रावलपिंडी जिला पाकिस्तान में स्थित है। बताया गया है इसकी शिक्षा प्रणाली क्या है कि तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसे अक्सर दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसने वैदिक अध्ययन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति और युद्ध सहित विभिन्न विषयों को कवर करने वाली एक व्यापक शिक्षा प्रणाली प्रदान की। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से छात्र प्रसिद्ध विद्वानों से अध्ययन करने के लिए तक्षशिला आते थे। इसमें हम देखते हैं, आगे बताया गया है, तक्षशिला प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में, वर्तमान तक्षशिला के पास, वर्तमान कहाँ ये? रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। निर्माण काल इसका क्या बताया गया है? निर्माण काल तक्षशिला के निर्माण की सटीक अवधि अनिश्चित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना वैदिक काल के दौरान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यह 5वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा के केंद्र के रूप में फला फूला। उसके बाद आक्रमणों और राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसका पतन हो गया, इसका विनाश हो गया। तो जो प्रश्न पूछा जाता है कि तक्षशिला को किसने नष्ट किया? तक्षशिला को किसने नष्ट किया? तो हूण शासकों ने। तक्षशिला को किसने नष्ट किया? हूण शासकों ने। और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो तक्षशिला है ये यूनेस्को साइट में कब इसको शामिल किया गया? तो 1980 ईस्वी, सन 1980 में इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये किस शिक्षा का केंद्र था? तो हिंदू और बौद्ध शिक्षा, हिंदू प्लस बौद्ध शिक्षा, हिंदू और बौद्ध शिक्षा। और प्रश्न पूछा जाता है कि तक्षशिला के आचार्य कौन थे? कौटिल्य। तक्षशिला के आचार्य कौन थे? कौटिल्य थे। कौटिल्य की रचना का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? तो राजनीति से रिलेटेड है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश की उम्र 16 वर्ष होती थी। यहाँ पे पढ़िनी, विष्णु शर्मा, चरक, जीवक, ये सभी जो विद्वान थे वो तक्षशिला से ही रिलेटेड थे। हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है इसकी शिक्षा प्रणाली। नालंदा प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, जो अपनी उन्नत शिक्षा प्रणाली और विशाल पुस्तकालय के लिए प्रसिद्ध था। इसमें वैदिक अध्ययन, दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा और बौद्ध अध्ययन सहित कई तरह के विषय उपलब्ध थे।
नालंदा ने पूरे एशिया से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया और बौद्ध दर्शन और संस्कृति के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा वर्तमान भारत के बिहार में पटना से लगभग 55 मील दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसका गठन काल नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई थी। यह 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में फलता फूलता रहा। जब बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्की आक्रमण हुआ तो आक्रमणकारियों ने इसको नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय किसका केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। किस नदी के किनारे स्थित है? जांगली नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो जांगली नदी के किनारे स्थित है। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कब? 427। कुमारगुप्त प्रथम 427 एडी। और यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो कौन है? चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग यहाँ पे कब आया है? 7वीं शताब्दी में। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होती थी। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होती थी और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसकी नोट को पढ़कर यहाँ की परीक्षा को पास किया था? तो सीलभद्र नामक आचार्य की नोट्स को पढ़कर उसने प्रवेश परीक्षा को पास किया था। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे नालंदा में कौन कौन सी लाइब्रेरी थी? तो यहाँ पे 3 जो ये लाइब्रेरी थी उसके 3 पार्ट में बटी हुई थी। लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। और जो ये थी ये 3 पार्ट में बटी हुई थी। रत्नसागर, रत्नरंजिका, रत्नोदधि। और ये किस शाखा के लिए? बौद्ध धर्म की, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए प्रसिद्ध था। लास्ट प्रश्न पूछा जाता है कि इसको यूनेस्को साइट में कब सम्मिलित किया गया? तो 2016 ईस्वी में। आगे देखते हैं विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली देखते हैं इसकी। विक्रमशिला एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्यालय था, बौद्ध विश्वविद्यालय था जो बौद्ध अध्ययन, वैदिक शिक्षा, तर्क, व्याकरण और तत्व मीमांसा पर जोर देने के लिए जाना जाता था। इसने भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया और बौद्ध दर्शन और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका स्थान क्या बताया गया है? विक्रमशिला भारत के बिहार में वर्तमान भागलपुर जिले के पास स्थित था। निर्माण काल इसका क्या बताया गया है? विक्रमशिला की स्थापना बंगाल के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में किया था। 12वीं शताब्दी तक यह शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके लिए ये प्रसिद्ध था? किस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? तो तांत्रिक विद्या के लिए। तांत्रिक विद्या के लिए ये प्रसिद्ध था और महायान के वज्रयान शाखा के लिए प्रसिद्ध था। ये महायान के वज्रयान शाखा, महायान के वज्रयान शाखा के लिए ये प्रसिद्ध था। कहाँ पे स्थित है? बिहार में। किसने बनवाया? धर्मपाल ने। आगे देखते हैं वल्लभी।
वल्लभी शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया गया है कि वल्लभी वैदिक अध्ययन, कानून, दर्शन और अन्य पारंपरिक भारतीय विषयों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। इसने भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया और यह अपने कठोर शैक्षणिक मानकों और विद्वत्तापूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। स्थान इसका बताया गया है कि वल्लभी भारत के गुजरात में वर्तमान वल्लभीपुर के पास स्थित था। कहाँ पे? गुजरात में, वल्लभीपुर के पास। गठन काल इसका क्या बताया गया है? गठन काल इसका बताया गया है वल्लभी गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान फला फूला। 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। हम देखते हैं वल्लभी किस शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो वल्लभी हीनयान से रिलेटेड था। वल्लभी हीनयान से रिलेटेड था और यहाँ पर लॉ, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिकल साइंस और ग्रामर जैसे अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। आगे हम देखते हैं ओदंतपुरी। ओदंतपुरी शिक्षा प्रणाली। ओदंतपुरी एक प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय था जो बौद्ध अध्ययन, संस्कृत साहित्य और वैदिक शिक्षा में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। इसने पूरे एशिया से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया और बौद्ध दर्शन और संस्कृति के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है इसका स्थान है ओदंतपुरी वर्तमान भारत के बिहार के निकट स्थित था। इसका निर्माण काल ओदंतपुरी की स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। 12वीं शताब्दी ईस्वी तक यह शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमणों के कारण इसका भी पतन हो गया। हम आगे देखते हैं प्राचीन भारत में वैदिक विश्वविद्यालयों के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में वैदिक यूनिवर्सिटी के उद्देश्य वैदिक ज्ञान और परंपराओं के संरक्षण, प्रचार और उन्नति में गहराई से निहित थे। यहाँ कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं। सबसे पहला है वैदिक ग्रंथों का संरक्षण। वैदिक विश्वविद्यालयों का उद्देश्य वेदों सहित पवित्र वैदिक ग्रंथों को संरक्षित करना था। उपनिषद, ब्राह्मण और अन्य संबंधित धर्म ग्रंथों को बिना किसी विकृति या हानि के भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना था। वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य वैदिक ग्रंथों में निहित शिक्षाओं, दर्शन और ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना था। वे प्राचीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्वानों, छात्रों और चिकित्सकों को वैदिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करते थे। आगे हम देखते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण। वैदिक विश्वविद्यालयों में वैदिक अनुष्ठानों, समारोहों, मंत्रों के उच्चारण और पवित्र संस्कारों के प्रदर्शन में औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। वैदिक अनुष्ठानों और परंपराओं की बारीकियों में महारत हासिल करने के लिए छात्रों को योग गुरुओं, शिक्षकों के मार्गदर्शन में कठोर अध्ययन और अभ्यास से गुजरना पड़ता था। आगे इसमें बताया गया है छात्रवृत्ति और अनुसंधान। वैदिक विश्वविद्यालयों ने वैदिक अध्ययनों में छात्रवृत्ति और अनुसंधान को बढ़ावा दिया, जिससे विद्वानों को वैदिक ग्रंथों के अर्थ, व्याख्या और अनुप्रयोग में गहराई से जानने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने बौद्धिक जांच, बहस और अन्वेषण के केंद्रों के रूप में कार्य किया, जिससे वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समझ बढ़ी। आगे हम देखते हैं संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार। वैदिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा और संचार का प्राथमिक माध्यम संस्कृत थी। इन संस्थानों ने संस्कृत भाषा के अध्ययन और उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे देवताओं की भाषा और वैदिक ज्ञान का भंडार माना जाता है। हम आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास।
वैदिक विश्वविद्यालयों ने वैदिक मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी प्रशंसा को बढ़ावा देकर समाज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान दिया। उन्होंने छात्रों में नैतिक सिद्धांतों को स्थापित किया और वैदिक शिक्षाओं के अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना को बढ़ावा दिया। आयुर्वेद और वैदिक विज्ञान का प्रचार प्रसार। कई वैदिक विश्वविद्यालयों आयुर्वेद, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और अन्य वैदिक विज्ञानियों जैसे ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित और तत्व मीमांसा के अध्ययन और प्रचार प्रसार में भी विशेषज्ञता रखते थे। वे शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जहां इन विज्ञानों को पढ़ाया जाता था, शोध किया जाता था और उनका अभ्यास किया जाता था। आगे हम देखते हैं यूजीसी नेट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इन्हीं विश्वविद्यालयों से रिलेटेड है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शिक्षण संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था? इनमें से कौन सा प्राचीन शिक्षण संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था? नालंदा, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला। विक्रमशिला। आगे देखते हैं, हीनयान में विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, वल्लभी। वल्लभी किसके लिए जाना जाता था? हीनयान के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण का नियंत्रित प्रतिष्ठित शिक्षकों के बोर्ड द्वारा किया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा किस विश्वविद्यालय के मामलों का प्रशासन किया जाता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। आगे कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 नोट्स हैं, इनको हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि वैदिक विश्वविद्यालय में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? तो वैदिक विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा, वैदिक साहित्य, वेदांत, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, योग, वैदिक विज्ञान और अन्य संबंधित विषयों को कवर करने वाले पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। आगे इसमें पूछा गया है कि आधुनिक समय में वैदिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो वैदिक शिक्षा आधुनिक समय में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह कालातीत सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो समकालीन चुनौतियों के लिए प्रासंगिक हैं। यह समग्र कल्याण, नैतिक मूल्यों और संधारणीय जीवन को बढ़ावा देती है, जिससे यह व्यक्तियों और समाज के लिए मूल्यवान बन जाती है। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारत के कुछ वैदिक विश्वविद्यालयों के नाम। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, शारदापीठ, सोमपुरा, जगदला, वल्लभी, नवदीप आदि सभी प्राचीन भारत के कुछ वैदिक विश्वविद्यालय हैं। और आप इनमें से कुछ और के नाम बताएं जो छूटे हुए हों। आप उनमें से कमेंट करके उनके नाम जरूर बताएं। आगे इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि भारत में वैदिक विश्वविद्यालयों का उद्देश्य क्या है? तो वैदिक विश्वविद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन वैदिक शास्त्रों, दर्शन और परंपराओं से संबंधित ज्ञान को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और प्रसारित करना है। ये विश्वविद्यालय वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और वैदिक ज्ञान प्रणालियों की गहरी समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, यूजीसी नेट में कई बार पूछा भी गया है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन कौन से हैं? शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन कौन से हैं? वैसे संस्कारों की संख्या 16 है, संस्कारों की संख्या 16 है, लेकिन जो शिक्षा से रिलेटेड है वो कितने हैं? 5 हैं। इनमें से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है विद्यारंभ। विद्यारंभ। दूसरा कौन सा आता है? उपनयन आता है। तीसरा वेदारंभ आता है। चौथा केशांत आता है और 5वां समावर्तन आता है।
प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जानकारी कैसी रही आपके लिए, आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।